ठीक है। तो आज हम बात करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की। बेटा ध्यान रखना, बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं, बच्चों की एक मेंटेलिटी होती है, टीचर्स भी एक मेंटेलिटी डेवलप कर देते हैं बच्चों की, अरे ये तो थियरी चैप्टर है, नहीं ये क्या काम है, सीधा प्रैक्टिकल करवाना सिखाते हैं आपको। नहीं, किसी भी चीज़ की प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करने से पहले आपको उसकी थियोरेटिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, अब थियोरेटिकल नॉलेज के अंदर आप लोग सबसे पहली बार जीवन में अपने कॉमर्स पढ़ने जा रहे हो, ये ठीक वैसा ही हो गया जब पहली बार आपको साइंस पढ़ाई गई थी, है ना। तो आपको फ्लावर और ह्यूमन सेल्स पढ़ाया गया था, या आप बोल दो प्लांट सेल और ह्यूमन सेल पढ़ाया गया। तो सेल क्या होता है, सेल के अंदर क्या होता है, डिफरेंशिएट करना सिखाया। फिर सीनियर क्लासेस में आते गए, फिर एटम पे आए, फिर इस पे आए, फिर उस पे आए, फिर आपको फिजिक्स के लॉ ऑफ ग्रेविटी, फ्रेविटी सब समझ में आने लग गई। लेकिन अगर आपको सीधा ही ग्रेविटी पे समझाने लग जाऊं तो मैं, न्यूमेरिकल करवाने लग जाऊं तो मैं, क्या आप उसको कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो ठीक वैसे ही कॉमर्स 11th के अंदर सबसे पहले आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स सीखनी है। सर ये टर्म्स का मतलब क्या हुआ? आप लोग प्रोफेशनल्स बनने जा रहे हो, आप लोग कॉमर्स की फील्ड में फ्यूचर में सीएस बनोगे, सीएस बनोगे, सीएमएस बनोगे, सीएफएस बनोगे, ऑडिटर्स बनोगे, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स बनोगे, फाइनेंशियल एनालिस्ट बनोगे। तो आपको वो भाषा, वो शब्द आपके पास नहीं है जिनको आप यूज करोगे। लाइक आई एम इंटरेक्टिंग विथ यू यूजिंग सम टर्म्स, ठीक है ना। वैसे ही आपको इंटरेक्ट करना है अपने क्लाइंट से, अपने किसी सेमिनार के अंदर अपने स्टूडेंट से, अपनी ऑफिस के अंदर अपने कलीग से। तो आपको कुछ टर्म्स बोले तो वो शब्दावली जो आपको सीखनी है कॉमर्स के अंदर, जिसको आप रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे पता करना है, जैसे आज हम लोग को क्या, जैसे हिंदी में सुना होगा, अरे पापा के पास बहुत पैसा है, ये है वो है, संपत्ति बहुत है। अब ये संपत्ति कॉमर्स के अंदर एसेट कहलाती है। क्या कहलाती है? एसेट। लेकिन एसेट वर्ड बोलना और सीखना ठीक है, लेकिन एसेट वर्ड का प्रयोग कहां करना है, वो चीज अगर आपको नहीं पता है तो आप शायद कुछ गलत कर दोगे, क्योंकि आगे आप सब कुछ कैलकुलेट करोगे। तो अगर मान लो आपने किसी चीज को गलत एसेट समझ रखा है, तो वो आपके पूरे कैलकुलेशंस को गलत कर देगी, आपके आंसर्स को गलत कर देगी। और फिर आप मीम्स देखोगे कि सर, कॉमर्स वालों का एक बहुत भयंकर मीम्स जो हमेशा से वायरल होता है इंस्टाग्राम पे, कि यार ये बैलेंस शीट मैच क्यों नहीं होती। ठीक है, ये बैलेंस शीट मैच इसीलिए नहीं होती बेटा, क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं ये नहीं पता होता है कि हम किस चीज को क्या क्लासिफाई करें, किस चीज को क्यों हम इस चीज में क्लासिफाई कर रहे हैं। तो ये बेसिक क्राइटेरिया आपके दिमाग में क्लियर करने के लिए ये चैप्टर बहुत रेलिवेंट है। आप अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर जो टर्म्स यूज होने वाले हैं आप उनके बारे में सीखोगे। ठीक है, नाउ सबसे पहला टर्म जो हमारा है वो हम लेते हैं एंटिटी। क्या लेते हैं? एंटिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जो भी हिसाब किताब लिखोगे 11th कॉमर्स के अंदर, अकाउंटेंसी के अंदर जो आप सारा जो स्ट्रक्चर अकाउंटेंसी करोगे, वो आप किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं करोगे, आप एक बिजनेस या बिजनेस के लिए करोगे। अब उस बिजनेस एंटिटी को, मान लो XYZ लिमिटेड है, मान लो ABC लिमिटेड है, मान लो कल को तुम रिलायंस की ऑडिट कर लो, मान लो कल को तुम इन्फोसिस की ऑडिट करो, मान लो तुम अकेले 10 लोगों की ऑडिट कर रहे हो, तो तुम उनको कैसे डिफरेंशिएट करोगे? तो आपकी नज़र में वो आपकी एक एंटिटी है। मान लो अभी मैं रिलायंस के अकाउंट्स ऑडिट कर रहा हूं, तो रिलायंस मेरी एक एंटिटी है। उसके बाद मैंने इन्फोसिस का ऑडिट किया, तो इन्फोसिस मेरी एक एंटिटी है। एंटिटी यानी वो बिजनेस यूनिट, वो बिजनेस यूनिट जिसके अकाउंट्स ऑफ हुज अकाउंट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड। ठीक है, वो बिजनेस एंटिटी जिसके अकाउंट्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप ABC लिमिटेड के बना रहे हो सकता है आप XYZ लिमिटेड के बना रहे हो, आप किसके अकाउंट्स बना रहे हो वो आपका एंटिटी हुआ। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है वो है हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स
आपको अगर मैंने डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी पढ़ाया था सबसे पहले दिन, तो मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग इज अ साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। हम बेसिकली करते क्या हैं अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर, अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर हम हिसाब किताब लिखते हैं। हिसाब किताब किसका लिखते हैं हम? सर हम हिसाब किताब लिखते हैं किसी बिजनेस का, क्योंकि किसी एंटिटी का। लेकिन उसका कौन सा हिसाब लिखते हैं? सर हर वो हिसाब किताब जो उसके बिजनेस से संबंधित हो, हाँ या ना? Only those transactions which are related to the business are recorded in accounts. Any personal transaction of the proprietor will not be recorded in the business account. ठीक है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स का मतलब क्या है? ये वो ट्रांजैक्शन या घटनाएं हैं या वो इवेंट हैं जिनको हम बिजनेस के अंदर रोजमर्रा की जिंदगी में एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मान लो सर पेड रेंट, तो क्या इसको किए बिना हम बिजनेस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो ये क्या एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ सर। मैंने बोला पेड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्या ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है सर। फिर मैंने बोला सोल्ड गुड्स, हमने कुछ गुड्स बेचे हैं, सोल्ड गुड्स, ये भी एक बिजनेस। मैंने बोला कुछ परचेज किया हमने सामान, अरे सर बिजनेस कर रहे हो तो कोई चीज परचेज करोगे तभी कोई चीज सेल करोगे, हाँ या ना? तो बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता रहता है बिजनेस के अंदर। यानी सेकंड थिंग आपको ये पता होना चाहिए कि बिजनेस ट्रांजैक्शन या इवेंट क्या होते हैं, ठीक है। अब अगर तुम मान लो किसी चीज को 100 रुपए पे परचेज करो और उस चीज को 150 रुपए पे सेल करो, तो ये एक घटना को जन्म देगा। किसको? ये तो दोनों है ट्रांजैक्शन, ये दोनों क्या है? ट्रांजैक्शन। लेकिन ये घटना को जन्म देगा जिसको तुम बोलोगे सर मुझे 50 का प्रॉफिट हो गया, हाँ या ना? हाँ या ना? घटना, भाई मुझे प्रॉफिट हुआ है, मुझे मुनाफा हुआ, ये एक इवेंट है, हाँ कि नहीं? जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब पे 2 मिलियंस हो जाते हैं तो दे सेलिब्रेट दिस इवेंट। सो दिस इज ऑल्सो एन इवेंट विच इज द रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शंस। एम आई राइट और नॉट? तो इवेंट्स आर द आउटकम्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। एनी डाउट्स? थर्ड बेसिक अकाउंटिंग टर्म इवेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने कर लिया। फोर्थ बेसिक अकाउंटिंग टर्म जो है हमारे लिए वो है क्या? अकाउंट। क्या? अकाउंट। सर अकाउंट क्या होता है? समझना बात को। क्या आप लोगों ने कभी भी देखा ही होगा, क्या आपने कभी देखा है कि बैंक में आपका अकाउंट होगा, आपके पापा का होगा, आपकी मम्मी का होगा, किसी का भी होगा, अकाउंट होता है। कभी कभार आपने ऐसा भी सुना होगा कि पापा स्टेटमेंट निकालते हैं या बैलेंस चेक करते हैं बैंक में कितना पैसा पड़ा है। वो कैसे पता चलता है? सर वो पापा को अक्सर मैंने देखा है कि पापा एक स्टेटमेंट निकालते हैं और वो कुछ ऐसा दिखता है सर, देखना, ठीक है। अब मैं आपको एक रफली बना रहा हूं। मान लो ये बैंक स्टेटमेंट है, ठीक है, ऑफ मिस्टर वाई का, ठीक है। यहां पे पर्टिकुलर लिखा हुआ है, सर ऐसा कुछ हमने देखा था। यहां पे डेट होती है, सर यहां पे डिपॉजिट होता है और यहां पे विड्रॉवल होता है। क्या होता है? विड्रॉवल। और यहां पर सर बैलेंस लिखा होता है। बैंक की पासबुक तो देखी होगी आप लोग सबने घर में, है ना? तो उसमें बेसिकली 3-4 कॉलम होते हैं। मान लो 1/4/2020 को आपने कैश डिपॉजिट किया, कैश डिपॉजिट करवाया है, तो डिपॉजिट से पैसा बढ़ेगा, मान लो 10,000, ठीक है। फिर मान लो 3/4/2020 को आपने फिर से कैश रिसीव हुआ है आपको, ठीक है, या चेक रिसीव हुआ किसी से, वो भी पैसा आपका यहीं पे चला जाएगा, मान लो 20,000 रुपये, ठीक है। फिर मान लो 4 अप्रैल को तुमने फिलिंग स्टेशन, ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है आपके स्टेशन पे, मान लो फिलिंग स्टेशन, कोई पेट्रोल पंप है, वहाँ पे तुमने 2,500 का पेट्रोल भरवा लिया, है ना। फिर मान लो कि 10 तारीख को तुम लोगों ने एंटरटेनमेंट पैराडाइज मान लो एक जगह पर गए हो और वहाँ पे तुमने अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया और वहाँ पर 10,000 रुपये खर्च हो गए। अब आज 15 तारीख को आज आपके पापा ने सोचा कि मैं अपना बैलेंस चेक करता हूं और पापा ने एक स्टेटमेंट डाउनलोड किया।
तो आपको एक एक चीज एक एक स्टेप बाय स्टेप देखनी है। जैसे ही मैं कैश डिपॉजिट करूंगा 10,000, तो मेरे अकाउंट में बैलेंस कितना होगा? एम आई राइट? बैलेंस 10 ही है। मैंने नेक्स्ट डे 20 और डाल दिए, मेरे अकाउंट बैलेंस कितना हो जाएगा? 30। अब देखना, ये भी डेट वाइज चल रहा है। 1/4 को बैलेंस 10, 3/4 को बैलेंस 30, क्योंकि 10 प्लस हाँ बैलेंस 30 आ गया, 10 + 20 30, ठीक है। फिलिंग स्टेशन पे आपने 2,500 रुपये खर्च किए, तो आपका बैलेंस आ जाएगा 27,500। फिर आपने 10,000 और खर्च किया तो 17,500। अब मान लो पापा ने इस तारीख को आपका स्टेटमेंट डाउनलोड किया, तो पापा को यहाँ बैलेंस में कितना दिखाएगा? 17,500। एम आई राइट और नॉट? तो सर व्हाट इज बेसिकली एन अकाउंट? एक अकाउंट एक स्टेटमेंट होता है सर, एक पन्ना जिसपे हम इस अकाउंट से संबंधित, मिस्टर वाई से संबंधित सारी ट्रांजैक्शन को एक जगह लिख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इट इज ए स्टेटमेंट वेयर ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू वन इंडिविजुअल इज नोटेड डाउन एट वन प्लेस, so that we can identify the balance due or receivable, due or receivable। या तो किसी को देना होगा या किसी को लेना होगा, हाँ या ना? चलो ये छोड़ो, बड़ा एग्जाम्पल छोड़ो। क्या आपका खाता चलता है किराने की दुकान पे? तो किराने की दुकान वाला अंकल जब भी आप सामान उधार पे लेते हो, तो वो ऐसे तो है नहीं कि कहीं लिखता नहीं होगा। वो जब जब आपको सामान देता है, वो एक पेज पे लिखता रहता है, शर्मा जी का अकाउंट 10,000 का सामान ले गया, 5,000 का सामान ले गया, 4,000 का सामान ले गया, 3,000 का सामान ले गया। वो सारी जब जब आपको किराए क्रेडिट पे सामान देता है तो वो लिखता है, और जब जब आप उसे पैसा देते हो तो आप लिखवा के आओगे, अंकल लिख लो इसको भी, ये मैंने आपको दिए हैं, तो वो आप उसके दूसरी साइड में लिखवाते हो। और नेट आप किसी भी दिन जाते हो और पूछते हो अंकल मेरे को आपको कितने पैसे देने हैं, तो वो कुछ नहीं करता, किसी एक साइड को प्लस करके दूसरी साइड में से माइनस कर देता और आपको बता देता है बेटा तेरे इतने बाकी हैं, हाँ है ना? तो ये चीज उसने की कैसे? बिकॉज ही मेंटेन्स योर अकाउंट, ठीक है। तो अब आप लोग 11th में या 12th में जो अकाउंट्स बनाओगे वो कुछ इस प्रकार बनाओगे, जिसको मैं लेजर बनाते वक्त आप लोगों को सिखाऊंगा, जिसमें एक साइड में कुछ लिखा जाता है और दूसरी साइड में कुछ लिखा जाता है, जिनके रूल्स भी मैं समझाऊंगा, क्योंकि हर अकाउंट का रूल अलग होता है। जो चीज़ इसमें ऐसे आ रही है वो किसी और में वैसे आएगी। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको सिर्फ इतना समझना है कि अकाउंट होता क्या है। अकाउंट एक स्टेटमेंट होता है किसी इंडिविजुअल पर्सन का, जो उसकी स्थिति को बताता है। क्लियर? Moving on to our next accounting term, and that is capital. What is it? Capital. बेटा इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, ठीक है। कुछ टर्म्स को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करूंगा, क्योंकि कैपिटल एक ऐसा है जो आपने शार्क टैंक देखते हो क्या? तो दे आस्क, जैसे अमन गुप्ता कई बार का बोलता है सामने वाले से, सो व्हाट कैपिटल हैव यू इन्वेस्टेड इन योर बिजनेस एंड व्हाट इज योर ROI एंड व्हाट इज योर EBITDA एंड ऑल दिस, ऑल थिंग्स you will be familiar with once you understand each and everything, you know, you need to understand each and every basics, ठीक है। ABCD सीखोगे तभी तो बड़ी बड़ी बातें करोगे। फॉर एग्जाम्पल जो EBITDA वर्ड वो लोग यूज करते हैं, उसका फुल फॉर्म है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ठीक है। अर्निंग, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड टैक्सेस, EBITDA, ठीक है। तो इतना बड़ा वर्ड, अब इसमें भी काफी सारे वर्ड्स हैं, उनका मतलब भी होना चाहिए, तो उतना बड़ा हमें नहीं सोचना। अभी तो हमें सिर्फ सिंपल सी बात सोचनी, कैपिटल क्या होती है। पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं, फिर समझाता हूं और फिर इसका नेचर भी समझाता हूं आप लोगों को। सर सुनिएगा, कैपिटल क्या होती है? द अमाउंट इन्वेस्टेड by the proprietor या owner into the business is known as capital। क्या वर्ड यूज करोगे? सर अभी तक SST पढ़ रहे थे और वहाँ कैपिटल का मतलब तो राजधानी होता था, हाँ या ना? लेकिन नहीं, अब कैपिटल का मतलब क्या है? सर जो पैसा मालिक ने बिजनेस में लगाया है उस पैसे को कैपिटल कहते हैं। आज से कैपिटल किसको कहते हैं? द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस
या द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक मालिक, ठीक है, एक बंदा होता है जो खुद बिजनेस रन करता है, उस बिजनेस के सारे मेजर डिसीजंस वही लेता है। ये आप लोग अपनी बीएसटी के अंदर चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ोगे, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में, ठीक है। सो यू वुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड ऑल, बट इन सभी के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आप लोग अकाउंट्स में सीखेंगे। तो आप लोगों के लिए सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट्स आर इंटर रिलेटेड। कोई भी अगर किसी भी सब्जेक्ट को कम वैल्यू करता है तो भैया ये फील्ड तुम्हें कम वैल्यू देगी, समझ रहे हो। तो सर अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। एक एग्जांपल ले लेते हैं सर, मान लो आदि ने एक बिजनेस चालू किया जिसका नाम है आदि कॉरपोरेशन, आदि कॉरपोरेशन। चलो अभी सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे हो तो इतने बड़े बड़े वर्ड नहीं लूँगा। आदि मतलब आदिनाथ, आदिनाथ मान लो, ये इसका कोई फिटनेस प्रोडक्ट है, कोई सप्लीमेंट प्रोडक्ट है, कुछ भी है, ठीक है, इसने चालू किया आदिनाथ, ठीक है। अब आदि ने सोचा कि मैं हेल्थ सप्लीमेंट, किस चीज का बिजनेस है, हेल्थ सप्लीमेंट का बिजनेस है, ठीक है। अब बिजनेस तो अभी चालू नहीं हुआ, तो आदि ने बोला यार इस चीज को करने के लिए मुझे कितने रुपए लगाने पड़ेंगे, तो आदि ने बिजनेस में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। कितने? 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। आदि कौन है? ओनर या प्रोप्राइटर, हाँ या ना? ओनर ने बिजनेस, आदिनाथ क्या है? बिजनेस। आदिनाथ कौन है? बिजनेस। आदि ने आदिनाथ में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। क्या किए हैं? इन्वेस्ट किए हैं। क्लियर? तो ये चीज कहलाई इसकी कैपिटल। बोलो कोई डाउट? नहीं सर बहुत सिंपल था, अभी तो आपने लिखा है, लेकिन डाउट अब मैं आपके दिमाग में लाऊंगा। सो आदि, अगर मैं आपसे ही पूछूं कि आपने अगर अपने ही बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए हैं, तो ये 10 लाख रुपए आपके बिजनेस के लिए एसेट हैं या लाइबिलिटी हैं? बात समझ लीजिएगा। एसेट उस चीज को कहते हैं जो आपकी होती है और जिससे आप और रेवेन्यू कमाते हो, ठीक है। लाइबिलिटी उसको कहते हैं जो आपकी नहीं होती और उसे आपको एक ना एक दिन किसी को वापस रिटर्न करना है या चुकाना है। अब आदि ने आदिनाथ, जो कि खुद आदि का ही बिजनेस है, उसको 10 लाख रुपए दिए। तो अब आप मुझे बताइए, ये कैपिटल जो है वो इस बिजनेस के लिए एसेट्स मानी जाएगी या लाइबिलिटी मानी जाएगी? रीजन? कब? बढ़ता जाएगा तो देना पड़ेगा? नहीं, बढ़ता जाएगा तो नहीं देना पड़ेगा। धैर्य, आप बताओ। एसेट लाइबिलिटी दोनों मान ले? नहीं बेटा, इतने कंफ्यूज आदमी का तो जीवन में कुछ नहीं होगा। मैंने बोला ना, एसेट एंड लाइबिलिटी अगर कुछ भी मान लोगे तो आपकी बैलेंस शीट मैच कैसे होगी? नो 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 नो, बिल्कुल एसेट ही को तो होगा, क्योंकि हम इससे बाद में रेवेन्यू भी तो कमा रहे हैं। अच्छा, और कोमल? एसेट। सौम्या, तो अगर हम एक मेजर पोल करें क्लास के अंदर, तो ये पोल आ रहा है 4:1, ठीक है। इस हिसाब से तो सरकार असेट की आएगी, हाँ या ना? है ना, जैसे बीजेपी आई अभी। लेकिन जिस बंदे ने एक बोला वो इसे सही से समझा नहीं पाया, या मैं बोलूं पूरी तरह से सही नहीं बोला उसने। तो सवाल तो सही है कि लाइबिलिटी होगी सर। अब एसेट वालों को लगा झटका, साला मेरा पैसा ही, मेरा ही बिजनेस, मैं ही दे रहा हूं मेरे बिजनेस को और वो मेरी लाइबिलिटी है। नहीं, आपकी लाइबिलिटी नहीं, आपके बिजनेस की लाइबिलिटी है। समझिएगा आप कैसे। समझिए सर, मुझे पहले इतनी सी एक बात बताओ। आज अगर मैंने यहां एक वर्ड लिखा है इन्वेस्ट, तुम कल को किसी भी चीज में इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हें ऐसा रहेगा ना कि वापस भी मिले मुझे कुछ, हाँ या ना? शेयर में पैसा लगाते हो,
वापस मिलने की खुशी में, मतलब एक्सपेक्टेशन में लगाते हो। तो अगर आदित्यनाथ को कुछ पैसा देगा, सॉरी आदित्यनाथ नहीं, आदिनाथ, अभी कोई योगी जी गुस्सा हो जाएंगे। अगर आदिनाथ को कोई पैसा देगा तो क्या आदि को एक्सपेक्टेशन होगी कि मुझे मेरा रिटर्न भी मिले कुछ? अरे भाई कुछ रिटर्न मत दे, लेकिन जब मैं ये बिजनेस क्लोज करूं, जब मैं ये बिजनेस एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, क्या बोला मैंने? ये वर्ड समझिएगा। लिक्विडेशन का मतलब किसी बिजनेस को या किसी एसेट को कैश में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है? या अभी के लिए ऐसे समझ लो, जब बेचेंगे, जब बंद करेंगे बिजनेस, भाई आदि ने 10 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया था, मान लो 2-3 साल नहीं भी चला, तो आदि क्या एक्सपेक्ट करेगा मिनिमम, कि भाई जितने तेरे में लगाए थे उतने तो वापस दे दे, जितने मिनिमम तेरे में हमने लगाए थे, 10 लाख लगाए थे, उतना तो दे दे 3 साल में, प्रॉफिट मत दे चाहे, लेकिन आदि इतना तो सोचेगा ना, जितना लगाया था उतना तो रिकवर कर लूं। तो आदिनाथ को बोलेगा कि यू रिटर्न इट, रिटर्न्स द अमाउंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। एक और कंसेप्ट सुनेंगे सर। अब आपके मन में एक बात आ सकती है कि सर आदि और आदिनाथ अलग है क्या? फॉर एग्जाम्पल आशीष सर और सुदर्शन क्लासेस अलग हैं क्या? सोचो, देखा जाए तो नहीं है। मैं ही हूं आशीष, मैं ही हूं सुदर्शन क्लासेस, नहीं। अकाउंट्स के अंदर एक कंसेप्ट होता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये अपनी मर्जी से कलर चेंज कर रहा है भाई, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट जो कहता है कि ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट एंटिटी इन द आईज ऑफ लॉ, इन द आईज ऑफ लॉ। एक बात बता दूं मैं आप लोगों को यहीं पर, ये सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट नॉट एप्लीकेबल in case of sole proprietorship and partnership, ठीक है? सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में नहीं लगता, ठीक है? लेकिन हमारे अकाउंटिंग सेंस में ये हमेशा लगेगा। लीगल सेंस में आप बोल सकते हो इन लीगल सेंस, बट अकाउंटिंग सेंस में ये हमेशा लगता है। यानी जब तुम अकाउंट बनाओगे तो तुम तो दो ही आदमी समझ के बनाओगे, ओनर डिफरेंट है, ओनर का बिजनेस डिफरेंट है। ओनर ने, अच्छा अब तुम किसके अकाउंट्स बना रहे हो? बिजनेस के। तो बिजनेस को पैसा मिला तो यानी कहीं बाहर से मिला है, तो वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है या एसेट है? लाइबिलिटी, क्योंकि अगर कुछ मिला है तो उसे चुकाना भी पड़ेगा। मेरा ही है खुद का तो वो मुझे चुकाना नहीं, तो वो मेरी एसेट है। फॉर एग्जाम्पल अब बिजनेस कुछ अगर परचेज करेगा, मान लो बिजनेस ने स्मार्ट बोर्ड खरीदा, तो ये बिजनेस को किसी को लौटाना है क्या? नहीं, ये बिजनेस की एसेट है। लेकिन इस स्मार्ट बोर्ड को एक्वायर करने के लिए मुझे अगर कहीं से पैसा मिला है, जो कैपिटल मिली है मुझे, वो मेरी एक लाइबिलिटी है। एनी डाउट्स? तो दो बातें, अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, आदि एंड आदिनाथ आर बोथ टू सेपरेट एंटिटीज, and why capital is treated as liability, and this is the reason you may note it, capital is treated as a liability। बेटा इसीलिए मैंने 2 स्टार मार्क करे थे। क्यों? क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। जैसे अभी हमने एक पोल लिया, बताओ कैपिटल मैंने पैसा लगाया वो मेरी बिजनेस की क्या है, तो आप ज़्यादातर 99-95% जिन बच्चों के लिए कॉमर्स बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, वो यही लॉजिक लगाएंगे कि पैसा मेरा है, बिजनेस मेरा है, तो ये मेरे लिए एसेट है ना। लेकिन जब हम उन्हें, जब तक आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, अगर आपने एसेट सोचा है आप बिल्कुल सही हो, एटलीस्ट आपने सोचा तो सही है कि नहीं। लेकिन अब आप लोग इसको क्या बोलोगे कि कैपिटल हमेशा क्या है? आपकी
लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि बिजनेस ओनर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट एंटिटी एंड सर द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस इज ए लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस टुवर्ड्स द ओनर। हाँ है ना? बिकॉज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम in its lifetime the business will have to return the amount of capital to the owner back, such as at the time of liquidation. Any doubts? Sure? Pakka? No doubts? Thank you. Next point is drawings. Next point is drawings. ठीक है? So drawings. What is drawings? या what are drawings? बेटा समझिए, ड्राइंग यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं है कि एक पेड़ था फिर एक सूरज अंकल थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है? अकाउंट्स के अंदर ड्राइंग का मतलब होता है अमाउंट या गुड्स विथड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम the business for his personal use is called drawings। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब सर आपने यहां पर दो टर्म लिखे हैं, या तो अमाउंट या गुड्स। सर इसको थोड़ा सा समझा दो। समझाता हूं बेटा। एक्स ने बिजनेस में, एक्स लिमिटेड इसका नाम है, एक्स है, एक्स लिमिटेड। ठीक है? एक्स ने एक्स लिमिटेड में 1 लाख रुपए लगाए। इस 1 लाख रुपए से एक्स ने बिल्डिंग खरीद ली 20,000 की। ठीक है? स्टॉक खरीद लिया 30,000 का, मशीन खरीद ली 10,000 की, और फर्नीचर खरीद लिया 20,000 का, और इसके पास अभी भी कैश पड़ा है 3 3 6 और 2 8 20,000 का। ठीक है? क्लियर है? क्या ये 1 लाख बराबर है? हाँ सर। एक्स ने एक्स लिमिटेड को 1 लाख रुपए दिए, एक्स लिमिटेड ने 1 लाख रुपए को ऐसे ऐसे रख रखा है। ठीक है? अब मैंने बोला एक्स ने 10,000 रुपए के तो गुड्स निकाल लिए और 10,000 रुपए कैश निकाल लिया, यानी ये दोनों इसने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए। हाँ या ना? पर्सनल यूज के लिए। क्लियर? तो ये दो चीजें निकाल सकता है ना कोई भी व्यक्ति का, कुछ भी चीज का बिजनेस हो। फॉर एग्जाम्पल मेरी कपड़े की दुकान है। ठीक है? अब मेरे फ्रेंड का कॉल आ गया, भाई आज पार्टी है, अच्छे कपड़े पहन के आना। मैंने बोला यार मैंने तो पुरानी टी शर्ट पहन रखी है, अब घर जाऊंगा टाइम लगेगा। मैंने क्या किया, कपड़े की दुकान तो है ही, तो मैंने एक शर्ट निकाली अपने ही स्टोर में से, अपने ही गुड्स में, अपने ही स्टॉक में से एक शर्ट निकाली, टैग तोड़ा, पहन लिया। ठीक है ना? मालिक हूं, कुछ भी कर सकता हूं। दूसरा गल्ला खोला, 5,000 रुपए निकाल लिए, जेब में डाल लिए, घर चला गया। यानी मैंने अपने बिजनेस में से दो चीजें विड्रॉ करी। पहली गुड्स, मेरा शर्ट, दूसरा कैश, नगद फ्रॉम द गल्ला। ये दोनों चीजें अगर मैं मेरे पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा हूं तो ये मेरी ड्राइंग्स मानी जाएंगी। हाँ या ना? अब सोचो एक बात का, एक चीज का मुझे यहां पर रीजन दो। अगर मैं बैलेंस शीट, अभी आपको पता नहीं है बैलेंस शीट होती क्या है, लेकिन आपको समझा दूं, एक साइड एसेट होती है, एक साइड लाइबिलिटी। क्या ये सारी मेरी एसेट्स हो जाएंगी? हाँ सर, है ना? और ये मेरी लाइबिलिटी है ना? अभी अभी समझाया था कैपिटल लाइबिलिटी होती है ना? तो इधर का टोटल भी पहले 10 लाख आ रहा है ना, देखो, सॉरी 1 लाख आ रहा है ना, ठीक है ना? और इधर का टोटल भी 1 लाख आ रहा है ना अभी तक। लेकिन इस इवेंट के बाद, इस इवेंट या ट्रांजैक्शन के बाद इधर कितना हो गया? 80,000। लेकिन क्या इधर 80 हुआ? नहीं हुआ। तो क्या हमारी बैलेंस शीट मैच हो रही है? तो क्या करना चाहिए? सोचो एक बार, सोचो। सर आपने जब बिजनेस में पैसा डाला था तो आपने कैपिटल बढ़ाई थी, है ना? 10 लाख 1 लाख बढ़ा दी। फिर अब आप
पर्सनल यूज के लिए अगर बिजनेस में से गुड्स निकालो चाहे कैश निकालो, तो क्या इससे मेरी कैपिटल कम होगी कि नहीं? तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, अगर मेरी कैपिटल 1 लाख थी तो सर आपने इसमें से ड्राइंग्स कर ली, वो आप इसमें से माइनस करो, कितनी 20,000, और सर ये भी चेंज होके कितना हो जाएगा 80,000। हाँ या ना? अकाउंट्स की सबसे इंटरेस्टिंग बात है बेटा, बैलेंस शीट उनकी मैच नहीं होती जिनको कंसेप्ट्स नहीं पता होते। जिनको ये तो पता होता है इधर क्या करना है, लेकिन ये नहीं पता होता कि इधर क्या करना है। बात समझ में आ रही है? जिनको ये भी पता होता है कि इस तरफ करने से इस तरफ क्या फर्क आएगा, उनकी बैलेंस शीट कभी मैच, ऐसा नहीं है कि कभी मैच नहीं होगी और वो 100 में 100 भी मारेंगे। हाँ या ना? बोर्ड्स में क्लियर? तो ये बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए कि अगर मैं इधर कुछ कर रहा हूं तो इधर भी पक्का इफेक्ट आएगा ही आएगा। क्लियर? क्लियर। ड्राइंग्स आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट पॉइंट इज लायबिलिटी। क्या है? लायबिलिटी। देखो बेटा, मैं आप लोगों को अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं तो मैं बहुत लेमैन टर्म में यूज करूंगा, क्योंकि अगर मैं टेक्निकल वर्ड्स का यूज करूंगा तो आप कभी भी शायद इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाएंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। तो लायबिलिटी का मतलब मेरे सिर का बोझ। ठीक है? लायबिलिटी मतलब मुझे चुकानी है, मुझे देना है, मैं, लोग मुझसे मांगते हैं, नहीं, मेरे मांग तोड़े बहुत है मार्केट के अंदर। ठीक है? तो हर वो चीज जो मुझे दुनिया को देनी है, चुकानी है, देनी नहीं चुकानी है, वो मेरा है ही नहीं, आई एम नॉट द ओनर ऑफ दैट थिंग। ठीक है? वो मुझे देनी है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो तुमने कभी तुम्हारे दोस्त से बोरो करे, भाई 1000 रुपये दे, तो जब तक आप उसे वो 1000 रुपये दे नहीं देते हो, ठीक है, हालांकि दोस्त सुनाते नहीं है, लेकिन दोस्त सुना ना दे इसकी टेंशन आपको हमेशा रहेगी, और आपको रहेगा यार उससे पैसे लिए थे मैंने 1000 रुपये, उसको रिटर्न करने हैं, उसको वापस देने हैं, है ना? तो ये आपकी एक लायबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई चीज़ है, जैसे आज ये मेरा बोर्ड है, तो इसके लिए मुझे कभी बोझ फील नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है ये मेरी एसेट है, नहीं ये मेरी है, मुझे इसको देना नहीं है किसी को। क्लियरली? तो लायबिलिटी हर वो चीज विच वी ओ टू अदर्स। ठीक है? यानी एक बिजनेस को दूसरों को चुकानी है, देनी है, वो हर चीज हमारी लायबिलिटी होती है। अब लायबिलिटी को हम पहले इंटरनल और एक्सटर्नल के रूप में समझेंगे, बाद में और भी क्लासिफिकेशन करूंगा। अभी अभी हमने कैपिटल को लायबिलिटी समझाया था, हाँ या ना? तो आप मुझे बताइए कि कैपिटल इंटरनल पहले इस चीज का समझ लें। मतलब इंटरनल का क्या मतलब होता है? जो विच हैज टू बी पेड विद इन द बिजनेस, और एक्सटर्नल का मतलब विच हैज टू बी पेड आउटसाइड द बिजनेस। दोनों में पे ही करना है, ठीक है ना? दोनों में हमें चुकाना ही है, लेकिन एक बिजनेस के अंदर के लोगों को चुकाना है और एक बिजनेस के बाहर के लोगों को चुकाना है। तो अब मैंने आपको और हिंट दे दिए, तो अब बताइए कैपिटल हमारी इंटरनल लायबिलिटी है या एक्सटर्नल लायबिलिटी? सभी इंटरनल पे सहमत हैं? तो इसका मतलब आपको मैंने अभी तक जो समझाया वो आपके एग्जाम्पल क्लियर है। तो मैं बोल सकता हूं एग्जाम्पल कैपिटल हमारी एक इंटरनल लायबिलिटी है। वहीं पर अगर मैंने क्रेडिट परचेज किया है किसी से, उधार में माल खरीदा है किसी से, तो वो बंदा बनता है हमारा क्रेडिटर। अभी आप लोग नाम सीखोगे, याद रखना, जिसको पैसा चुकाना है, जिससे हमने उधार पे माल लिया है, वो बंदा क्रेडिटर होता है। तो क्रेडिटर बिजनेस के अंदर का आदमी है बाहर का? बाहर का। तो हम बोल सकते हैं ये एक एक्सटर्नल लायबिलिटी का एग्जाम्पल है। अभी और भी एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। क्लियर? फर्दर मैं लायबिलिटीज को और भी पार्ट में डिवाइड करना चाहूंगा। ठीक है सर? लायबिलिटी को मैं फर्दर दो पार्ट्स में और डिवाइड करूंगा। एक को मैं कहूंगा नॉन करंट लायबिलिटी और एक को मैं बोलूंगा करंट लायबिलिटी। एनी डाउट्स?
सर डाउट तो आएगा ही, अभी हमें इसका मतलब पता ही नहीं है। तो लो बेटा, सबसे पहले करंट वर्ड को समझ लीजिए। सर करंट वर्ड फिजिक्स के मतलब, फिजिक्स में तो मतलब जी झटके, हमारे यहाँ पर करंट का मतलब होता है विद इन 1 ईयर। क्या बोलते हैं हम? विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर। विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर को हम क्या कहेंगे? करंट। यानी सर लेस देन 12 मंथ। सर क्या मतलब हुआ सर? अभी हम इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, देखिए थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। एनी लाइबिलिटी, कोई भी तरह की लाइबिलिटी हो सर, विच हैज टू बी रीपेड, विच हैज टू बी रीपेड, अपन चुकानी है ना, रीपेड विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर, यानी और लेस देन 12 मंथ, इज अ करंट लाइबिलिटी, इज अ करंट लाइबिलिटी। एग्जाम्पल्स। अच्छा एक बात बताओ, तुम व्यापारी तो बनोगे ही, एक बात मैं आप लोगों को बोलना भूल गया था। 11th कॉमर्स में पूरे साल आपको एक बिजनेसमैन बनना है, और बिजनेसमैन भी हाई क्लास का नहीं बनना, परचूने की दुकान वाले बन जाओ, चाय वाले बन जाओ, पकोड़े वाले बन जाओ, छोटे से छोटा बिजनेसमैन बन के सोचना। क्योंकि जब आप छोटे से छोटा बिजनेसमैन बनोगे तो आपका दिमाग चलेगा। अभी मैं तुम्हें बोलूं अंबानी बन जाओ, तो तुम्हें यही नहीं पता अंबानी के पास एसेट्स कितने के, लाइबिलिटीज के। मैं अपने छोटा सा एग्जाम्पल लेना है, ठीक है? अब छोटा सा एग्जाम्पल, मान लो कि तुम्हारी कोई स्टेशनरी की दुकान है, आपका स्टेशनरी का बिजनेस है, ठीक है ना? ठीक है, और आपको डॉम्स मार्कर वाले ने क्रेडिट सप्लाई करी है, यानी उधार पे माल दिया है तुम्हें, हाँ या ना? फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए का। सोच के देखो कि डॉम्स वाला तुम्हें ज्यादा से ज्यादा कितने महीने की उधारी देगा? 1, 2, 3, 6? क्या तुम बिजनेसमैन होते तो कभी किसी को 3-3, 4-4, 6-6 महीने की उधारी देते? सोच के देखो। क्या तुम किसी को भी अपने बिजनेस में उसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए 1, 2, 3 महीने से ज्यादा की उधारी दोगे? नहीं दोगे, नहीं दोगे। तो जब डॉम्स वाले ने तुम्हें 3 महीने से ज्यादा की उधारी नहीं दी, तो क्या ये 10,000 रुपए तुम्हारे लिए इस कैटेगरी में आएंगे कि नहीं आएंगी? 10,000 rupees liability which has to be repaid to DOMS within 1 accounting year। मैं तो 12 महीने लेके चल रहा हूं। हर वो लाइबिलिटी जो 12 महीने में पे करनी है वो हमारी करंट लाइबिलिटी। तो ये डॉम्स वाला हमारा क्या हुआ बेटा? क्या कहलाएगा ये हमारा? एग्जैक्टली क्या कहलाएगा? एग्जाम्पल हम बोलेंगे क्रेडिटर्स। अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे बेटा, लेकिन अभी हम सिर्फ एक एक से हम चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है ना? क्रेडिटर्स। एक आप लोग बैंक ओवरड्राफ्ट भी देख सकते हो। वैसे तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है अब मुझे ये बताना पड़ेगा, तो ये भी मैं समझा देता हूँ। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवर मतलब ज़्यादा, ड्राफ्ट मतलब निकालना। यानी बैंक यहाँ पर अपने कस्टमर्स को, रेप्यूटेड कस्टमर्स को, जिनका अकाउंटिंग, जिनका बैंकिंग रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है, उन लोगों को बैंक कई बार एक फैसिलिटी देता है। क्या फैसिलिटी देता है? कि मान लो मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं और मैं हमेशा 1-2 लाख रुपए मेंटेन करता हूँ, तो मेरा बैंक बोलेगा सर हम आपकी इस लॉयल्टी से, आपके इस रेगुलरिटी से इतने प्रसन्न हुए हैं कि हम आपको एक फैसिलिटी देना चाहते हैं। मैंने बोला बताओ क्या फैसिलिटी है? तो सर हम है ना आपको, ये मान लो कि जैसे आपको सपोज करो 1,20,000 का भी पेमेंट करना है किसी को, है ना? और आपके अकाउंट में तो 1 लाख हैं, तो आप वो 1,20,000 का पेमेंट कर पाओगे। मैंने बोला वाह, तो फिर वो 1,20,000 मतलब मुझे आपको 20,000 देने हैं कि नहीं देने? नहीं नहीं सर वो तो देने हैं, लेकिन वो हम आपको एक शॉर्टर पीरियड के लिए, मान लो हमने आपको उधार दे दिए, आप पहले उसको दे दो फिर हमें दे देना। अच्छा वापस वर्ड आ रहा है, अगर 20,000 रुपये बैंक मुझे ओवर ड्राफ्ट करने भी दे रहा है, यानी ज़्यादा लिखने, किसी को लिख के देने के लिए भी बोल रहा है, तो वो बैंक मुझसे रिटर्न मांगेगा कि नहीं? मुझे बैंक को देने हैं कि नहीं? तो क्या ये बैंक ओवरड्राफ्ट मेरी एक करंट लाइबिलिटी? अच्छा कितने दिन में मांगेगा?
90 डेज, 45 डेज, 15 डेज ऐसे ओवरड्राफ्ट देता है बैंक। तो 15, 20 दिन, 25 दिन, 90 दिन, 100 दिन, 300 दिन, कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या ये 12 मंथ के अंदर है? हाँ सर। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? अभी आप लोगों को मैं आगे एक्सरसाइज करवाऊंगा तो उसमें मैं आपके सामने एक वर्ड बोलूंगा, आपको अपने आप बताना है कि वो कौन सी कैटेगरी में डालोगे तुम। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि आप लोग क्या सीख रहे हो? एक पजल वर्ड जिसको मैं बता रहा हूं कि ये है, फिर मानो आपके सामने मैं 4 बकेट्स रखूंगा और आपको बोलूंगा कि इसको उठा के कौन सी वाली में डालेगा, है ना? और जिसने सारी बकेट में सारे आइटम सही सही डाल दिए बेटा उसकी 11th मजबूत, और जिसकी 11th मजबूत है उसको कोई नहीं रोक सकता। उसकी 12th भी अच्छी जाएगी, उसका आगे का सीए, सीएस, सीएफए, सीएमए। एक बात मैं आप लोगों को यहां पर क्लियर करना चाहता हूं बेटा, ऐसा एक माहौल सा है ना कि सीए एक बहुत टफ एग्जाम है, सीएस बहुत टफ एग्जाम है, सीएफए ये सारे टफ एग्जाम है। एक्चुअली में हम टफ उसके अंदर कितने लोग एग्जाम दे रहे हैं और कितने लोग फेल हो रहे हैं इस क्राइटेरिया पे जज करते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि उस भीड़ के अंदर सीरियस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनका 11 12th का बेसिक स्ट्रांग है, जिन्होंने ईमानदारी से पढ़ाई करी है, जिन्होंने अपनी 11th में मौज नहीं मारी बेसिकली, है ना, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट या वो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट बहुत कम है और वो बहुत कम ही पास होता है। तो अब आपको ये अप्रोच दिख रही होगी कि वो जो बहुत कम लोग हैं वही बहुत सीरियसली थे और वही आपके रियल कॉम्पिटिटर्स हैं। ये इतने लोग तो 11th में मौज मार के पहुंचे हैं, तो इनकी तो बैलेंस शीट 11th में मैच नहीं हुई, तो सीए के एग्जाम में क्या मैच होगी? तो कहां से ये पास होंगे? तो आप लोग अगर अपना इंटरेस्ट अभी से बरकरार रखोगे तो आई प्रॉमिस यू कि आपके मुंह से तो कभी नहीं सुनूंगा मैं कि सर ये फलाना एग्जाम टफ है, ये एग्जाम डिफिकल्ट है, इसके अंदर सक्सेस रेट कम है। रियल वॉरियर्स जो होते हैं उनकी मात्रा हमेशा कम रहती है, बाकी जो ऑडियंस होती है तो भीड़ देखने आती है, मजाक देखने आती है, ठीक है ना। तो करंट लायबिलिटी आप लोग समझ चुके होंगे। अब अपन चलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी के ऊपर। सर ये इसका उल्टा ही तो होगा? हाँ बिल्कुल उल्टा होगा, सोच के देखो। सर एनी लायबिलिटी which has to be repaid after या more than one accounting year, यानी जिसको 12 महीने के बाद पे करोगे वो आपकी क्या होगी? नॉन करंट लायबिलिटी। सर एग्जाम्पल दे दो फटाफट, समझ में आ गया? बैंक लोन, हाउस लोन, हाँ या ना? क्या आपने देखा होगा इनका टेन्योर होता है 10 साल, 20 साल, ऐसा कुछ टेन्योर होता है, हाँ या ना? तो एनीथिंग विच हैज टू बी रीपेड इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज अ नॉन करंट लायबिलिटी। वापस से मेरा सवाल आप सभी के लिए, कैपिटल इज विच टाइप ऑफ लायबिलिटी? करंट, नॉन करंट, इंटरनल, एक्सटर्नल। ऑप्शंस A 1 and 3, B 2 and 3, C 1 and 4, D 2 and 4, E only 3। सोचिए
आप सभी के कमेंट्स रिप्लाईज के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। यस, बी 2 and 4, 2 and 3, रुद्र बी, आप ई, ओके, आप सोचो, पूरा कंसेप्ट अभी रिवाइज हो जाएगा। बी, ये हो क्या रहा है भैया, हमेशा 4:1 आता है, यानी इस बार भी 4 लोग कह रहे हैं बी, एक व्यक्ति कह रहा है ई। अब देखते हैं कि बहुमत की सरकार किसकी तरफ है। इस बार एक वाला व्यक्ति गलत है, क्योंकि ए वाले व्यक्ति ने ये तो समझ लिया कि ये एक इंटरनल लायबिलिटी है, लेकिन इस पॉइंट पे फोकस नहीं किया कि ये अब बताना मुझे, आदि ने आदिनाथ बिजनेस चालू किया था, हाँ या ना? 1 लाख रुपए दिए थे, हाँ या ना? आदिनाथ आदि को क्या ये 1 साल के अंदर ही लौटा देगा, या पता नहीं बिजनेस तो 50 साल चल जाए? बताओ, क्या आदिनाथ को ये पैसा 1 साल के अंदर लौटाना पड़ेगा क्या? नहीं, 1 साल से अधिक में, 10 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल, कभी भी हो सकता है। तो ये जो पैसा आदित्यनाथ को लौटाएगा, ये एक नॉन करेंट लायबिलिटी है। तो ये ऑप्शन भी सही है और ये ऑप्शन भी सही है, इसीलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। एनी डाउट्स? इस पूरे एमसीक्यू के बाद आपका एक मेजर कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, हाँ या ना? तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा आई गेस। अपनी क्लास का आज का टॉपिक, फाइनल टॉपिक आज हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। हैव अ गुड डे, थैंक यू, बाय बाय।